आज मैं आपको कक्षा 11 वालों को फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ, भौतिक विज्ञान शुरू कर रहा हूँ आपका। और इसमें आपका सबसे पहला पार्ट है भौतिक जगत। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या आपका भौतिक जगत, तो फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ भौतिक जगत में आपका क्या आएगा, एक तो आएगा विज्ञान की परिभाषा, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं। फिर आप विज्ञान के बाद आपका भौतिक विज्ञान, क्योंकि आप विज्ञान का भी भौतिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान की परिभाषा कहते किसको, भौतिक विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं, ये किससे संबंधित है, इसमें क्या क्या होता है। और उसके बाद भौतिक विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं। और इसके बाद आप इसमें तब आप आएंगे इसमें कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, कि प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में कि जो इसमें नियम है कुछ, इन नियमों के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं एक्चुअल में, संरक्षण के नियम। तो आप संरक्षण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका किताब होगी, आप किताब से आप इसको देखना भी, किताब में आप पढ़ना। इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के, आप इसको पढ़ना केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले विज्ञान विषय क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं आप। तो विज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ है कि विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। अगर हम माने, सपोज हम ग्रह के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ग्रहों के बारे में जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होगा, हम उसको कहेंगे विज्ञान। वो ग्रहों के बारे में विज्ञान हो गया। तो किसी भी टॉपिक के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की जो उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, साइंटिया से हुई है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, SCIENTIA, साइंटिया से हुई है इसकी उत्पत्ति। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो है जिज्ञासा। साइंटिया का अर्थ क्या है, जिज्ञासा, अर्थात प्रेक्षणों और ग्राह्य तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या मतलब है, विज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रेक्षणों और ग्राह्य तर्कों के आधार पर आधारित क्या कहा मैंने, प्रेक्षणों और ग्राह्य तर्कों के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। प्रेक्षणों मतलब आपने प्रयोग किया, अब प्रयोग करके आपने उसमें कुछ अपने प्रयोग के आधार पर आपने कुछ तर्क दिए। तर्क ऐसे होने चाहिए जो ग्राह्य हैं, माने बेतुके तर्क नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्रयोगों और ग्राह्य तर्कों के पर आधारित क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। कि जो यानी ऐसा ज्ञान जो प्रयोग करके और उस पर आधारित निष्कर्षों के आधार पर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया हो, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे हम विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो विज्ञान की शाखा है, काफ़ी शाखाएं हैं विज्ञान की, मैं कुछ कुछ शाखाओं का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है ना, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, गणित, यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ये भी विज्ञान के ही पार्ट आते हैं। भूगर्भ विज्ञान, ऐसे अनेक विज्ञान की शाखाएं हैं। कृषि विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, बहुत शाखाएं हैं विज्ञान की। तो मैंने विज्ञान की कुछ शाखाओं का उल्लेख किया इसमें। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे हम फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और भौतिकी को इंग्लिश में कहेंगे, भौतिक विज्ञान को कई बार भौतिकी भी कहते हैं, भौतिकी को इंग्लिश में कहेंगे फिजिक्स। तो
जो ये भौतिक विज्ञान है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि भौतिक शब्द का जो अर्थ होता है, ये भौतिक लिखा है मैंने, ये भौतिक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। भौतिक का जो संबंध है वो प्रकृति से है। तो भौतिक शब्द का अर्थ प्रकृति से है और भौतिक शब्द से ही भौतिकी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं और इस भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस फुसिस से भी है। ठीक है, और इसका जो अर्थ है वो प्रकृति है। फुसिस भौतिकी शब्द की उत्पत्ति फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ नेचर होता है, प्रकृति होता है। अर्थात भौतिक विज्ञान को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति के अंतर्गत घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अब जैसे प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे हम ज्वार भाटा देखते हैं, ज्वार भाटा आता है प्रकृति में, भूकंप आते हैं। ठीक है, हम सूर्य का अस्त होना उदय होना देखते हैं, मौसम का बदलना देखते हैं, बादलों का बनना देखते हैं, वर्षा होती है वर्षा का होना देखते हैं, आंधी का चलना, चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना, साबुन के बुलबुलों का बनना, साबुन के बुलबुले के रंगों का दिखना। ठीक है, और ऐसी अनेक घटनाएं हैं। ठीक, और जैसे आप टेलीफोन पे बात करते होंगे, मोबाइल पे बात करते होंगे, कंप्यूटर पे काम करते होंगे, तो ऐसी जो अनेक प्रकृति में हमको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या कोई घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे आप बल्ब का जलना देखते होंगे, पंखा चलता है, प्रेस आप करते हैं, हीटर में आप खाना बनाते हैं, माइक्रो ओवन जो होता है ये भी खाना बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये घर में काम करने वाले कुछ घरेलू उपकरण हैं। ठीक है, या ये कुछ डिवाइस हैं, तो ये सब विज्ञान पे ही आधारित हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा तो मैंने आपको बतला दी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी एक जो सर्वमान्य परिभाषा है भौतिक विज्ञान की, वो एक दूसरी परिभाषा भी है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा होगी जिसमें हम पदार्थ का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे और पदार्थ और ऊर्जा के मध्य जो संबंध है या पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान की जो सर्वमान्य परिभाषा क्या बताया मैंने कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मैटर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दियर इंटरएक्शन विद मैटर। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गई आपके भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान का एक बहुत विस्तृत ये क्षेत्र है इसका भौतिक विज्ञान का। तो सुविधाजनक अध्ययन बनाने के लिए जो है भौतिक विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो ये कौन कौन सी शाखाएं हैं, उप विषयों में बांटा गया भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? यांत्रिकी मतलब जैसे यह है यांत्रिकी, तो यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। दूसरा भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाशिकी
प्रकाशिकी में हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व में विद्युत और चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाएगा। यांत्रिकी मैकेनिक्स में ऊर्जा का, द्रव्यमान का इनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। चाल वेग इनका भी अध्ययन किया जाएगा। इसमें ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ऊष्मा का अध्ययन किया जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा का। और दूसरी एक शाखा और भी है इसकी फिजिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल वेव मैकेनिक्स, चिरसम्मत तरंग प्रकाशिकी, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें परमाणु बम, अणु बम, इसी शाखा का अध्ययन करने पर आप इसको पढ़ेंगे। इसमें परमाणु बम, अणु बम के बारे में, नाभिकीय गुणों के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठोस और शाखा, इसकी एक शाखा और बता रहा हूँ, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी, सापेक्षता, ठीक है, ये भी भौतिक विज्ञान की शाखा है। स्पेस फिजिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भौतिक विज्ञान की शाखा है। इसमें जो हम अर्धचालकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टेलीविज़न, रेडियो, सैटेलाइट, सबका अध्ययन इसी में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और इसी प्रकार से प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स या प्लाज्मा भौतिकी, इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि प्रकृति में कौन कौन से मूल बल हैं। तो प्रकृति में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मूल बल हैं। वे हैं, एक तो पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आपका विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। तो पहले पे हम आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि दो पिंडों के मध्य ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो कणों या पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको। और माना जैसे यहाँ पर ये 2 कण दिखाए में, एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, तो ये दोनों कण एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। तो इन दोनों कणों के मध्य इनके द्रव्यमान के कारण एक आकर्षण बल लगेगा। जैसे पहला कण है, ये दूसरा कण इस पहले कण को F बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ये पहला कण भी इस दूसरे कण को अपनी ओर F बल से आकर्षित कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर बराबर और बल लगाते हैं और आकर्षण बल लगाते हैं। तो इस आकर्षण बल F का जो सूत्र है वो आपने पढ़ा भी था, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। इसमें कैपिटल G क्या है? ये एक नियतांक है। नियतांक माने ऐसा अंक जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो कैपिटल G ये नियतांक है, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है 6.67 गुणा के 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। m1 m2 यहाँ पर इन 2 कणों या इन 2 पिंडों के द्रव्यमान हैं। स्मॉल r इन 2 कणों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों कणों के बीच ग्रेविटॉन नामक कणों के एक्सचेंज होने से उत्पन्न होता है। एक्सचेंज मतलब विनिमय। तो जब भी ये बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो उस समय दोनों पिंडों के मध्य ग्रेविटॉन नामक कणों का विनिमय होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल मूल बलों में सबसे दुर्बलतम बल है, सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसको Fg से प्रकट करते हैं, इसे Fg से प्रकट करते हैं, ठीक है। F लिखा और इसके नीचे थोड़ा छोटे आकार में कैपिटल G, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। दूसरा जो बल है वो है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय बल हो गया आपका कि जब भी 2 आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे तो आवेशित कणों के बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के कारण लगता है। इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ये बल वैद्युत चुंबकीय बल भी कहलाता है, वैद्युत बल भी कहलाता है। ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि दोनों आवेशित कण
विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे एक धनावेशित कण है एक ऋणावेशित कण है, तो इनके मध्य हमेशा वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। और यदि दोनों कण समान प्रकृति के हैं, जैसे ये भी धनावेशित कण है ये भी धनावेशित कण है, तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। वैद्युत प्रतिकर्षण बल में ये वाला धनावेशित कण इस पहले वाले धनावेशित कण को अपने से दूर भेजेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। ये पहला वाला इस दूसरे वाले को अपने से दूर भेजेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ये यदि ये दोनों बल एक विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनावेशित कण है एक ऋणावेशित कण है, तो ये धनावेशित कण इस ऋणावेशित कण को अपनी ओर F बल से आकर्षित कर रहा है और ऋणावेशित कण भी इस पहले वाले धनावेशित कण को F बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, दोनों आवेशित कण एक दूसरे पे बराबर वैद्युत बल लगाएंगे। ठीक है, माना यहाँ पर मैं भी इसके लिए एक सूत्र बता रहा हूँ। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो ये वैद्युत बल है या वैद्युत चुंबकीय बल है, इसके लिए एक सूत्र दिया था जिसे हम कूलाम का सूत्र या कूलाम का नियम भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि यदि दो आवेशित कण Q1 आवेश और Q2 आवेश के कण एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है F बल, ये इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल का जो सूत्र है वो ये है कि वैद्युत बल F यानी इन दोनों आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल F है उसका सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक चिन्ह शब्द आया हुआ, यहाँ पे एक अक्षर आया है, एक अक्षर है यहाँ पे, इसको ये इस डिजाइन वाला इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इसके यहाँ पर बन रहेगा छोटा आकार में 0, तो इसको एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल के है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। Q1 Q2 इन आवेशित कणों के आवेश हैं कि इन पे कितने कितने कूलाम का आवेश है। माना पहले वाले Q1 कण पर जो Q1 ये पहला वाला कण है इस पे Q1 कूलाम का आवेश है, माना इस पे 5 कूलाम का आवेश है, तो इस Q1 का मान हो जाएगा 5 कूलाम। दूसरा वाला कण पे Q2 कूलाम का आवेश है, माना Q2 का मान है 7 कूलाम, तो Q2 का मान आ जाएगा 7 कूलाम। इनके बीच की दूरी ये स्मॉल r है और इन कणों के आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल क्या है, F है। यहाँ पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो ये कैपिटल के है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम मतलब कि ये दोनों आवेशित कण किस स्थान पर रखें। अगर ये निर्वात में हैं तो इसके का मान 1 होता है, अगर ये वायु में स्थित हैं तो इस तब भी इसका मान k होता है, अगर ये चालक में रखे हैं जैसे धातुओं में के बीच रखे हैं ये, तो तब k का मान अनंत हो जाएगा। अगर ये कुचालक के बीच रखें, ये दोनों आवेशित कण कुचालक हैं, यहाँ पर माना सपोज यहाँ पर लकड़ी का बुरादा है या शीशा है या अब्रक के बीच रखें दोनों आवेशित कण, तो उस समय k का मान ये जो है 0 से बड़ा होता है और ये 1 से लेके 100 या हजारों तक भी इसका मान हो सकता है। इसे कहते हैं हम k को क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। तो विद्युत चुम्बकीय बल जो है ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। तीसरा जो बल है, मूल बल, वो है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर एक ठोस भारी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। तो नाभिक के अंदर कौन कौन से मूल कण होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक मूल कण, और नाभिक के बाहर कौन से कण मूल कण चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर नाभिक देखना है। जब भी हम इस प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे तो उस समय आप नाभिक पर गौर करेंगे कि नाभिक के अंदर जो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। या ये आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यहाँ पर एक बात और भी है गौर करने योग्य कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये न्यूक्लियॉन भी कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों, ठीक है। तो प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये जो बल होगा ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है। और ये बल प्रोटॉन प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में बांधे रखता है। इसी बल के कारण जो है नाभिक के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। जबकि हमने अभी पिछले वाली हेडिंग में पढ़ा कि समान आवेशों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो जैसे नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन कण हैं, इनके बीच धनावेशित, इन पे ये धनावेशित कण हैं, तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, और ये प्रतिकर्षण के कारण ये प्रोटॉन नाभिक से बाहर आने चाहते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल नाभिकीय दूरियों पर लागू नहीं होता है। वैद्युत बल जो है नाभिकीय दूरियों पर नगण्य होता है। तो नाभिकीय दूरियां मतलब नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर के लगभग। तो 10⁻15 मीटर के जैसी बहुत कम दूरियों पर वैद्युत बल अर्थात वैद्युत प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो है क्षीण हो जाता है। इतनी कम दूरियों पर प्रबल नाभिकीय बल यहाँ पर कार्य करता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला जो बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है। यह लघु परास का बल है। लघु परास का बल मतलब यह बहुत कम दूरी पर ही यह बल उत्पन्न होता है, अर्थात 10⁻15 मीटर अगर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी होगी तो तभी जाके बल विद्यमान होगा। अगर इन कणों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से अधिक होगी तो ये प्रबल नाभिकीय बल उस समय कार्य नहीं करेगा। ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे अधिक शक्तिशाली मूल बल है। यह बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल है। ठीक है। अगर विद्युत चुंबकीय बल 1 न्यूटन है तो प्रबल नाभिकीय बल का मान कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। ये 100 गुना अधिक प्रबल है उससे। ठीक है। और ये बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला लघु परास वाला बल है। और प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन के बीच मेसोन कणों के विनिमय से उत्पन्न होता है। यानी जब भी न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल लगेगा तो उस समय इन कणों के बीच एक विशेष कण का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। उस कण को हम कहते हैं मेसोन। तो प्रबल नाभिकीय बलों के लगने के दौरान मेसोन कण का विनिमय होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है। और अंतिम जो मूल बल है वो है दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। तो दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कब लगता है कि कुछ घटनाओं में, जैसे कुछ नाभिकीय घटनाओं में, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के में, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों के बीच नाभिक में जब बीटा कण का क्षय होता है तो बीटा कण के क्षय के दौरान या मूल कणों के बीच भी क्या होता है, उस समय एक बल कार्य करता है। उस बल को हम दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं कि रेडियोएक्टिव नाभिकों में बीटा कण के क्षय के दौरान या मूल कणों के बीच लगने वाले बल दुर्बल नाभिकीय बल हैं। ठीक है। और दुर्बल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है, बाकी बलों से ये छोटा है। ठीक है। और जब भी एक बल उत्पन्न होता है उस समय बोसोन कणों का विनिमय होता है। ठीक है। अब प्रबलता के आधार पर मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ आपको कि जो अधिक प्रबल हैं या जो कम प्रबल हैं उन बलों को देखिए। तो यहाँ पर लिखा है आपेक्षिक प्रबलता के आधार पर मूल बलों को निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे Fg माने ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल इज लेस देन Fw माने वीक न्यूक्लियर फोर्स माने दुर्बल नाभिकीय बल, और दिस इज लेस देन Fe माने इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी वैद्युत चुंबकीय बल, और दिस इज लेस देन Fn यानी न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल एक ही बात है। तो सबसे कमजोर बल कौन है?
गुरुत्वाकर्षण बल, उससे थोड़ा शक्तिशाली बल कौन सा है? क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल। उससे और शक्तिशाली कौन है? विद्युत चुंबकीय बल। और सबसे शक्तिशाली मूल बल कौन सा है? परबल नाभिकीय बल। ठीक है, और यहाँ पर इसमें अनुपात भी है, तो Fg अनुपात Fw अनुपात Fe अनुपात Fn, यानी विद्युत ये गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत बल और परबल नाभिकीय बलों के बीच जो अनुपात है वो अनुपात है 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 1:10⁻25 है, तो इसका मतलब ये दो अनुपात किन के बीच है? Fg अनुपात Fw, यानी Fw जो है Fg की तुलना में 10⁻25 गुना अधिक प्रबल है। या पहले तीसरे को देखिए, तो पहला तीसरा कौन है? Fg, पहला तीसरा कौन है? Fe। तो F पहले तीसरे के मध्य कौन सा अनुपात है? 1:10⁻36, यानी Fe Fg की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक प्रबल है। अब पहले चौथे में देखिए 1:38 आ रहा है, 1:10⁻38 आ रहा है, तो पहला चौथा कौन है? Fg अनुपात Fn, यानी Fn Fg की तुलना में 10⁻38 गुना अधिक प्रबल है। इसके बाद यहाँ पर कुछ संरक्षण के नियम हैं कि जब भी किसी निकाय पे, निकाय मतलब कोई पदार्थ भी हो सकता है या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन भी हो सकता है, तो जब भी किसी निकाय में या सिस्टम पर कोई बाह्य बल या बलाघूर्ण आरोपित नहीं होता है, तो उस समय वहाँ पर उस निकाय से संबंधित संवेग या ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश, ये सभी क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ संरक्षण के नियम कि जब भी किसी निकाय पर कोई बाह्य बल या बलाघूर्ण आरोपित नहीं होता है, तो निकाय से संबंधित राशियाँ, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहते हैं मतलब ये परिवर्तित नहीं होंगे। जब भी किसी निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो न तो उसका संवेग परिवर्तित होगा, न तो और या बलाघूर्ण नहीं लगेगा तो उसका कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होगा, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है, आवेश परिवर्तित नहीं होगा। तो कुछ संरक्षण के नियम जो हैं ये कौन कौन से हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि किसी निकाय की ऊर्जा अचर रहती है, अर्थात ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम इसको न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर जो घरों में विद्युत मोटर होती है, तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, तो विद्युत मोटर क्या करती है? जैसे विद्युत मोटर किसमें लगी होती है? पंखे में। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, इसके बाद जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कि जब भी किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वो अचर रहता है। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है, ये पढ़ा है आपने 9 में। और जैसे इस पे आधारित उदाहरण है कि बंदूक से गोली का चलना या रॉकेट का नोदन। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कि जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता है, तो उस निकाय का कोणीय संवेग हमेशा अचर रहता है या संरक्षित रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित जो उदाहरण है वो है ग्रहों की गति। ग्रहों के का जो कोणीय संवेग होता है वो अचर रहता है, संरक्षित रहता है। और इसी प्रकार से अगला है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है न तो नष्ट किया सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इनको पढ़ें घर में। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।